Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Adda. On our last video, we have to discuss about the topic of supply curve, supply individual curve and market curve and the functions of supply. ठीक functions of supply. And today we will discuss about the topic of law of supply, is exceptional case and assumptions of law of supply. ठीक है, आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आपने डिमांड के अंदर भी किया था, लेकिन डिमांड अलग चीज़ थी और सप्लाई आपकी अलग है। डिमांड हम एक कंज्यूमर के हिसाब से देखते थे, सप्लाई हम एक प्रोड्यूसर के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है? जब लॉ है तो उसके साथ अजम्पशंस भी होंगी। जब भी कोई लॉ है तो उसकी एक स्टेटमेंट भी होगी, अजम्पशंस भी होंगी, उसका शेड्यूल भी होगा, डायग्राम भी होगा और उसके एक्सेप्शनल केस भी होंगे कि किन किन के ऊपर वो लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या अगर कहें कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। और अन्य बातें कौन सी? जो हमने फैक्टर के अंदर आपको बताई थी, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस के अंदर जो बातें हमने आपको बताई थी, टेक्नोलॉजी है, गोल है, रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस हैं, है ना। तो इस तरीके के जो बताए थे हमने फंक्शंस के अंदर, वो सारे क्या हैं? अदर थिंग्स हैं। प्राइस को छोड़ करके, उस कमोडिटी की ओन प्राइस को छोड़ करके बाकी जो सारे फंक्शन आए थे वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? अदर फंक्शंस के। किसके अंदर आते हैं? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे फंक्शन कांस्टेंट है, फिक्स है, स्थिर है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है किसके साथ में? उस कमोडिटी के ओन प्राइस के साथ में। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जितने भी फंक्शंस थे अगर उनको हम क्या कहें? फिक्स कर दें, स्थिर कर दें। अगर फंक्शंस को सभी फंक्शंस को हम स्थिर कर देते हैं, वही अदर थिंग्स के अंदर आती हैं, उनको फिक्स कर दें, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट है उस कमोडिटी की। अगर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, या फिर प्राइस डिक्रीज होने के साथ सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई। समझ में आया? क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट में मैंने लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है ये इंक्रीजिंग वाला दिखाया था, डिक्रीज भी हो सकता है, सेम एज इट इज। ठीक है, प्राइसेस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं इसका शेड्यूल देखिएगा। ये प्राइस हमने दिखाए हैं, प्राइस 10, 11 और 12। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया है, एज्यूमेबल डाटा है, इजीली समझ में आएगा आपको। और ये जो सप्लाई ली है हमने 100, जब प्राइस 10 है तो सप्लाई है 100, जब प्राइस 11 है तो सप्लाई है 200, जब प्राइस और भी इंक्रीज हो गए तो सप्लाई कितनी है? 300। रिवर्स अगर हम इनको देखते हैं कि प्राइसेस अगर 12 थे तो सप्लाई थी 300, प्राइसेस कम हो गई 11 हो गए तो सप्लाई होगी 200, प्राइसेस और भी कम होगा 10 हो गए तो सप्लाई कितनी हो गई? 100। ठीक है, चलिए, तो ये शेड्यूल समझ में आया। अब हम डायग्राम की बात करते हैं, कर्व की बात करते हैं। देखिए, जब प्राइसेस 10 है तो सप्लाई कितनी है? 100, फर्स्ट पॉइंट आ गया। जब प्राइसेस 11 है तो सप्लाई आ गई 200। ठीक है, और जब प्राइसेस 12 है तो सप्लाई आ गई 300 की। ये बन गया हमारे पास सप्लाई कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व, एसएस कर्व। क्लियर हो गया? ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको डिक्रीज करके देखें कि जब प्राइसेस 12 थे तो सप्लाई कितनी थी? 300 की। ये वाला पॉइंट आया था। जब प्राइसेस डिक्रीज हो गए, जब प्राइसेस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, 11 हो गए, तो सप्लाई कितने की आई हमारे पास? 200। ये वाला पॉइंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, आप दोनों वे में इसको दिखा सकते हो। तो डायग्राम बन गया सप्लाई का। हमारा सप्लाई कर्व का जो फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है? अपवर्ड की तरफ होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्राइसेस कम होंगी तो सप्लाई भी कम होगी। दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, शेड्यूल्स एंड डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना अच्छे से आपको आता ही है।
कि OX के ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, OY के ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, प्राइसेस इतनी प्राइसेस थी तो कितनी सप्लाई, कितनी प्राइस हुई तो कितनी सप्लाई हुई। तो एट लास्ट में हमारा अपर की तरफ बढ़ता हुआ सप्लाई कर्व बन गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की। जब भी कोई लो है तो अजम्पशंस तो होंगी ही होंगी, एक स्टेटमेंट भी होगी, शेड्यूल भी होगा, डायग्राम भी होगी और अजम्पशंस भी होंगी। अब देखिएगा अजम्पशंस क्या मान करके चलते हैं, मतलब ये है मान्यताएं जिनको हम अजम्पशंस बोलते हैं कि जब भी कोई लो है अगर ये अजम्पशंस अगर हमने नहीं मानी तो लॉ ऑफ सप्लाई आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी अजम्पशंस हैं जिनको हम मान करके चलते हैं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिए देयर इज नो चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो हम फैक्टर यूज करते हैं, कौन से फैक्टर यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यही तो 4 फैक्टर यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन फैक्टर के कॉस्ट में, मतलब फैक्टर जब हम यूज करेंगे तो उनके बदले में कुछ तो पेमेंट होगा, तो उनकी जो कॉस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ना वो इंक्रीज होनी चाहिए ना वो डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा हम मान करके चलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड वाला आता है देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स को प्रोड्यूस करने की टेक्निक, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले हम एक मशीन में 10 वर्कर लगते थे तब जाकर के प्रोडक्शन होता था। अब नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं तो सिर्फ एक ही वर्कर की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जब हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। फर्म के गोल में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। वैसे तो मोस्टली फर्म का जो गोल, मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, सेल्स को इंक्रीज करना। बट अगर गोल किसी फर्म का सोशल सर्विस का हो जाता है तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं होंगे और सप्लाई भी इंक्रीज नहीं होगी। तो किसी भी फर्म के गोल में, ऑब्जेक्टिव में, मेन मोटिव में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस, जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको फंक्शन कराए थे तो बहुत अच्छे से हमने आपको कराए हैं कि रिलेटेड गुड्स में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स कौन सी, जो से रिलेट करती है, जैसे चाय के रिलेटेड गुड्स कॉफ़ी है। ठीक है, चाय के रिलेटेड गुड्स क्या है, कॉफ़ी है। तो इनकी रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ना वो डिक्रीज होनी चाहिए ना वो इंक्रीज होनी। दैट इज द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया? लास्ट में छोटा सा टॉपिक और बचता है कि द एक्सेप्शनल केस ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के एक्सेप्शनल केस जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होती है, ऐसे केस भी अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। समझ में आया? चल देखते हैं। फर्स्ट केस क्या दिया गया हमारे पास, एग्रीकल्चर आउटपुट। द एक्सेप्शनल केस ऑफ सप्लाई में पहला आता है कि एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर जो आउटपुट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मोस्टली नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। नेचर अगर वेल एंड डन है, सब कुछ सही रहा तो फसल अच्छी होगी, एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा होगा। और अगर नेचर अच्छा नहीं हुआ, ज़्यादा सर्दी हो गई, ठीक है, तो हो सकता है कि फसल खराब हो सकती है, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा बारिश होगी। तो एग्रीकल्चर जो आउटपुट होता है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है नेचर के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे पास किसके प्राइसेस जैसे वीट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो हम सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। कहाँ से करेंगे, जब प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो। समझ में आई बात? मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया, तो प्राइसेस वीट के चाहे कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, प्रोडक्शन तो हम नहीं बढ़ा सकते। समझ में आया? तो एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड देखिएगा, सेकंड है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स क्या होते हैं? रेयर आर्टिकल्स का मतलब होता है कि ये वो जो बहुत, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, रेयरली हमें मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट में भरे पड़े हैं वो सामान, रेयरली हमें मिलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इन रेयर गुड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर इनको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके मार्केट में हमें हर जगह ये दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये गुड्स बहुत ही रेयर हैं, मतलब बहुत कम प्रोड्यूस हुए हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर, तो इनका प्राइस इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, देयर इज नथिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसका भी सप्लाई के ऊपर, इसका भी लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन देखिएगा,
नेक्स्ट वन है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वो तो कोल्ड स्टोर की तो बात अलग है, अगर हम उनको रखते हैं तो हम उनको चला सकते हैं। कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, पेरिशेबल गुड्स जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। हमें लगता है कि ये गुड्स हमारी एक दिन के बाद, नेक्स्ट डे, अगले दिन शाम को, जो वेजिटेबल सेलर देखें आपने शाम के टाइम पे, सुबह अगर वही टोमेटो वो 30 रुपीज़ के जी सेल करेंगे, तो शाम को उन्हीं टोमेटोज़ को 10 रुपीज़ के जी सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज मैंने इस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, इस टोमेटो को सेल नहीं किया, तो कल ये ख़राब हो जाएंगे, और जो आज 10 रुपीज़ मिलेंगे वो कल मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलेगा पर केजी के हिसाब से। समझ में आई बात? तो पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर पेरिशेबल गुड्स जल्दी ख़राब हो गई तो सप्लायर को कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, प्राइस वहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, वो कम प्राइस के ऊपर भी अपनी सप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि फ्यूचर में उन गुड्स के प्राइसेस बढ़ना या कम होने की एक्सपेक्टेशंस हों, ठीक है। या तो फ्यूचर में लगता है कि फ्यूचर दैट मीन्स कल हमें लगता है कि ये गुड्स, हमें लगता है कि ये गुड्स की प्राइसेस या फिर इस गुड्स के प्राइसेस कल बढ़ जाएंगे, तो हम आज कम सप्लाई करेंगे। अगर हमें लगता है कि कल ये इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो आज हम कम सप्लाई करेंगे, हम तो कल ही सप्लाई करेंगे, हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कल उनके प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे, तो हम आज के दिन में, प्रेजेंट डे में ज़्यादा सप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ सप्लाई एक स्टेटमेंट, एक्सटर्नल स्टेटमेंट एंड मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए